भारत और चीन के रिश्ते शुरुआत में भाईचारे से शुरू हुए, लेकिन आज दुश्मनी की हद तक पहुंच चुके हैं। आइए समझते हैं कैसे ये दो पड़ोसी दोस्त दुश्मन बन गए। जब 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो भारत ने सबसे पहले उसे मान्यता दी, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारत ने विरोध नहीं किया ताकि चीन से रिश्ते खराब ना हो। उसके बाद 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा, लेकिन चीन ने भारत की नरमी का फायदा उठाना शुरू किया और 1959 में चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और दलाई लामा को भागकर भारत आना पड़ा। दलाई लामा तिब्बत के बौद्ध धर्म के सबसे बड़े महत्वपूर्ण गुरु होते हैं। ये तिब्बती बौद्ध धर्म में करुणा और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। और वहीं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पहले से था, लेकिन 1962 में चीन ने अचानक से हमला कर दिया और एक महीने में चीन ने भारत को हरा दिया और अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। अक्साई चीन जो लद्दाख और सिंजियांग के बीच मौजूद है, भारत इसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि चीन इस पर कब्जा जमा चुका है। इसका क्षेत्रफल लगभग 38,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का है। यहाँ की एवरेज हाइट 4,500 मीटर से ज्यादा है और यहाँ का ज्यादातर इलाका बर्फीला और डिजर्ट है। ये भारत की सबसे बड़ी हार में से एक थी और यहीं से चीन दुश्मन बन गया। दोनों देशों में फैसला हुआ कि सीमा विवाद बाद में सुलझाएंगे, लेकिन व्यापार जारी रहेगा। इसी के बाद भारत और चीन के संबंध मजबूत हुए। एक बात तो क्लियर है कि 1996 से लेकर अब तक व्यापार बढ़ा है, लेकिन चीन हमेशा से धोखा देता आ रहा है। लेकिन चीन का असली खेल क्या है और भारत लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, आइए समझते हैं इसे गहराई से। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करती है, लेकिन दोनों देशों में इसको लेकर विवाद है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक गेम है। भारत और चीन की सीमा 3 हिस्सों में बटी है। पहला पश्चिमी सेक्टर, जिसमें लद्दाख और अक्साई चीन आता है, और चीन अक्साई चीन के 38,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर पर कब्जा कर चुका है। दूसरा है मध्य सेक्टर, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है। यहाँ विवाद कम है, लेकिन चीन यहाँ भी घुसपैठ करता रहता है। और तीसरा है पूर्वी सेक्टर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है। चीन इसे दक्षिण तिब्बत मानता है और दावा करता है कि ये उसकी जमीन है। 1962 के युद्ध के बाद भी चीन ने अपनी एक्सपेंसियोनिस्ट पॉलिसी जारी रखी और भारत को कमजोर करने की कोशिश करता रहा। चीन खुला युद्ध नहीं करता, बल्कि सैलेमी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाता है, यानी धीरे धीरे चीन भारतीय सीमा में घुसता है और पोस्ट बना लेता है, फिर बातचीत में दावा करता है कि ये उसकी जमीन है। अगर भारत जवाब नहीं देता तो चीन आगे बढ़ता जाता है। चीन यही नीति लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अपना रहा है। अब सवाल ये है, क्या भारत चीन को हरा सकता है या अभी भी चीन आगे है? तो चलिए भारत और चीन की कंपेयर करते हैं इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और मिलिट्री से। चीन की जीडीपी 2023 में 17.7 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि भारत की जीडीपी 2023 में 3.7 ट्रिलियन डॉलर थी। चीन के पास 20 लाख मिलिट्री फोर्स है, जबकि भारत के पास 14 लाख मिलिट्री फोर्स है। चीन दुनिया की एआई सुपर पावर बन चुका है, लेकिन भारत अभी भी एआई और सेमीकंडक्टर में पीछे है। भारत हर चीज में डिपेंड है दूसरों पर। चीन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन भारत ऐसा बनने की सिर्फ अभी कोशिश ही कर रहा है। भारत अभी भी इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और दवाइयों के लिए चीन पर डिपेंड है। भारत और चीन की टक्कर सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी में भी है। तो सवाल ये है कि भारत को किन चीजों में मजबूती लानी चाहिए। अभी भारत ज्यादातर चीजें चीन से इंपोर्ट करता है, चाहे मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल्स। भारत को अपने प्रोडक्शन हब बनाने होंगे, खासकर सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा इंडस्ट्री में। सोचिए, अगर भारत चीन से इंपोर्ट ना करके अपना खुद का प्रोडक्शन हब बनाए तो भारत की इकोनॉमी कहां पहुंचेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। चीन सिर्फ इकोनॉमी में ही नहीं, बल्कि डिफेंस और वारफेयर में भी आगे है। इसके लिए भारत को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाना होगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और एआई ड्रिवन मिलिट्री टैंक में चीन से आगे निकलना होगा। भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जिससे चीन के डिजिटल हमलों को रोका जा सके। सोचिए, अगर भारत मेक इन इंडिया, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और एआई बेस्ड साइबर डिफेंस बना ले तो भारत चीन को बैकफुट पर कर सकता है। चीन अपने डिजिटल युआन और अलीबाबा जैसी कंपनियों से दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में घुसना चाहता है। भारत को यूपीआई, डिजिटल रुपया और वेब3 टेक्नोलॉजी पर जोर देना चाहिए। ब्लॉकचेन, डिजिटल पेमेंट और फिनटेक इनोवेशन में भारत को चीन से आगे निकलना होगा। डाटा सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाना होगा।
सोचिए अगर यूपीआई और डिजिटल रुपया दुनिया का नंबर 1 डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन जाए तो चीन के अलीबाबा का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। चीन की यूनिवर्सिटी और R&D भारत से कहीं आगे है। भारत में अभी भी स्किल्ड लेबर की कमी है। भारत को MIT, स्टैनफोर्ड और टिसिंगुआ जैसी यूनिवर्सिटी के टक्कर की इंस्टीट्यूट बनानी होगी। स्टूडेंट को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि AI, रोबोटिक्स, बायोटिक्स और क्लीमेट टेक जैसी स्किल्स सिखानी होगी। सोचिए अगर भारत के कॉलेजों से निकले स्टूडेंट दुनिया के बेस्ट इन्वेंटर और साइंटिस्ट बन जाए तो कौन आगे रहेगा, चीन या भारत? अगर भारत इन पर फोकस करे तो अगले कुछ सालों में भारत चीन की टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी को टक्कर दे सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत की सरकार बदलाव ला पाएगी? क्या भारतीय कंपनियां चीन से तेज ग्रो कर पाएंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं।